सलामकुम। तो हम एनईडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एमसीक्यूज कर रहे थे। ठीक है, केमिस्ट्री के हवाले से। सही है, तो जितने भी एमसीक्यूज करवा रहा हूँ मैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड यू शुड सी द होल वीडियो टू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू इस वीडियो में मौजूद हैं या फिर इस इनके पार्ट्स में मौजूद हैं जो मैंने करवाए हैं, ये पार्ट 3 है ऑफ दिस सीरीज ऑफ केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो जितने भी एमसीक्यूज इन तीनों पार्ट्स में मैं करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हैं। मतलब प्रैक्टिस पेपर्स में या फिर वर्कशीट्स में मैंने देखे हैं। ठीक है, कोई भी एमसीक्यू एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, मतलब सारे एमसीक्यूज कभी ना कभी आए हैं एग्जाम में एनईडी के। ठीक है, इनसे आपको यकीनन इंशाल्लाह फ़ायदा होगा टेस्ट में भी। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं विद और एमसीक्यूज। ठीक है, एक और एमसीक्यू जो आता है वो ये आता है भाई, आपको लेट से रिएक्शन दिया हुआ है C+2S इज इक्वल टू CS2। ठीक है, और आपको साथ ही डेल्टा H दिया हुआ है +117 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अब देखो यार, आपसे पूछा हुआ है भाई कि ये रिएक्शन जो है इसकी टाइप क्या है, क्या ये एंडो है या एक्सो। तो ऑब्वियसली आपने देखा भाई, क्योंकि डेल्टा H इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या है, एंडो। अगर डेल्टा H नेगेटिव होता तो फिर क्या होता, एक्सो। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। सही है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और एमसीक्यू आता है कि मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑफ, ऑप्शन दिए होते हैं आपको, ए Rb+E, पोटेशियम प्लस सी, साइसियम प्लस, और डी लिथियम। अब देखो यार, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, ये डिपेंड करती है अगेन किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, मतलब साइज के। ठीक है, तो अगर मेरे पास चार्ज, तो देखो सब में क्या है, कांस्टेंट है, तो चार्ज तो इस केस में मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें साइज की, तो साइज यहाँ पे सबका डिफरेंट है। तो अब इन सब में जो साइज है वो सबसे सबसे ज्यादा जिसका होगा ना, उसकी हाइड्रोजन एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इन सब में अगर हम देखें, तो जो साइज है सबसे ज्यादा किसका है, वो है साइसियम। ठीक है, क्योंकि ये सारे बेसिकली हमारे पास जो हैं, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और साइसियम लास्ट में आता है, तो साइसियम का जो साइज है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा एक और मशहूर एमसीक्यू आता है कि किप्स एपरेटस जो है, इसका काम क्या होता है। किप्स एपरेटस, इसका काम होता है, इट इज यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, आई होप क्लियर है। इसके अलावा एक और हमारे पास ना एक लॉ है, उसकी डेफिनेशन पूछता है। लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, कि प्योर केमिकल प्योर केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स combined in the same ratio same ratio of weight। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, और ये जो लॉ है, ये आपके पास लुइस लुइस प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। ठीक है, और इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ
फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तीनों एक ही लॉ के नाम है, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एमसीक्यू जो आपको टेस्ट करता है वो है भाई ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये क्या होती है? तो इट इज बेसिकली द पावर ऑफ एन एटम, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। ये होती है आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी पूछता है आपसे, ठीक है। फाइनली आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये भी पूछता है कि अगर आपके पास ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन पे अटैच्ड है ऑब्वियसली हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि होता है अटैच्ड, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, है ना। तो कहता है आपसे कि अगर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन रिप्लेस कर दे इसको, इस H को, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? तो दिस रिएक्शन इन विच a H is replaced by a electropositive ion, it is called electrophilic substitution। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑफ बेंजीन। इसके ना अक्सर सवाल आते हैं एनईडी के एग्जाम में, ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर्ली देख लो, ठीक है। अच्छा, एक और एमसीक्यू बनता है, वो पूछता है कि ब्राइन जो है ये होता क्या है? तो ब्राइन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस NaCl, एक्वस NaCl को हम बोलते हैं ब्राइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल करता है आपसे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप डैश, ऑप्शन देता है आपको, पॉली हाइड्रोक्सिल, बी पॉली हाइड्रो ऑक्सिल कीटोज, सी पॉली हाइड्रोक्सिल एल्डोस, और डी ऑल। तो इसका आंसर होगा वैसे ऑल, ठीक है। इसमें हर ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। और एक और चीज, जो आपके पास फ्रक्टोस होता है ना, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस, इट कंटेन्स, फ्रक्टोस कंटेन्स कीटोन ग्रुप, ठीक है। और जो ग्लूकोज होता है इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। सही है। तो जब भी हम बोलते हैं कि जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों आपस में है एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप और ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। जब भी ये क्या है आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आता है भाई मोलैरिटी का। पहले भाई बताओ मुझे मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी क्या होती है भाई? इट इज सिंपली द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, ये हमारे पास क्या होती है, मोलैरिटी, सिंपल, ठीक है। अब लेट से आपको एक क्वेश्चन दिया होता है मोलैरिटी का कि 5 ml ऑफ 1 m मोलैरिटी NaOH
और पूछता है अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट। ऑप्शन दिया होता है 0.2 ग्राम्स, ऑप्शन बी 0.4, पॉइंट सी, ऑप्शन सी 0.8 ग्राम, और डी 0.16 ग्राम। ठीक है। अब मोलैरिटी के क्वेश्चंस करने के लिए यू शुड नो अ सिंपल फार्मूला। यू शुड लर्न दिस फार्मूला के मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है m मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। ठीक है। तो आपके पास पोलैरिटी क्या है, क्या दी हुई क्वेश्चन में, 1m, है ना। तो 1 आ गया इसकी जगह पर, इज इक्वल टू m क्या है, मास, मास मांगा हुआ है तो m लिख दिया आपने, इंटू 1000, और आपको वॉल्यूम ml में दिया हुआ है। ठीक है। तो जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, तो दिया हुआ है ml में। ठीक है। तो इंटू 1000 अपॉन मोलर मास, तो NaOH का आप निकालोगे मोलर मास। तो ये हमारे पास है NaOH। तो इसमें क्या होगा, Na का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास। तो ये हो गया 23 + 16 + 1, क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है, बल्कि लिख दो ना इसको ऐसे, 23 + 16 + 1। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml, क्या दी हुई है वॉल्यूम, 5 ml। ठीक है। तो इसको आप इस तरफ भेज दो, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो बाय 1, डिनोमिनेटर को, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 200। ठीक है। इज इक्वल टू m इंटू 1000। तो m बराबर हो गया 200 अपॉन 1000 के, यानी 0.2 ग्राम, जो कि ऑप्शन ए है। सही है। इस तरह हम क्वेश्चंस करते हैं मोलैरिटी के। ये फॉर्मूला आपको जहन में रखना है, और ये भी याद रखना है कि वॉल्यूम किस में है, ml में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आता है रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो इसके लिए याद रखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आपके पास सोल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसका उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एक और सवाल आता है, 20 ग्राम मोनो एटॉमिक गैस occupies 44.8 dm³ एट STP। ठीक है। अब पूछ रहा है एटॉमिक मास, वेट ऑफ गैस क्या है, ये बताओ। ऑप्शंस दिए मैं आपको, 5 ग्राम, बी 10, और सी 20, डी 40 ग्राम्स। ठीक है। तो अब ना पहले हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए, एटॉमिक मास, वेट ऑफ गैस निकालने के लिए हम पहले अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 dm³, क्योंकि STP पर आपके पास जो 1 मोल होता है ना, वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 dm³ गैस। ठीक है। वरना आमतौर पे अगर RTP हो ना, RTP, एट RTP पर जो 1 मोल ऑफ गैस होती है, वो ऑक्यूपाई करती है 24 dm³ ऑफ गैस, 24 dm³। ठीक है, ऑफ वॉल्यूम। जबकि STP पर जो आपके पास 1 मोल ऑफ गैस होती है ना,
वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 TM क्यूब। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में, सही है। जब भी हम इस फॉर्मूले में 22.4 लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ 24, ठीक है, एट STP। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बराबर होता है किसके, मोल्स इंटू 22.4। ठीक है, और आपने पढ़ा है भाई, हमारे पास मोल का एक और फॉर्मूला भी होता है कि मोल इज इक्वल टू मास ओवर MR। तो इसको इंसर्ट कर दो इस फॉर्मूले में, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन MR मल्टीप्लाई बाय 22.4। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि गैस ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है, 44.8। 44.8, और उसका मास भी दिया हुआ है कितना, 20। हमें बेसिकली MR निकालना है, जो कह रहा है ना एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास, तो मतलब MR निकालना है। ठीक है, तो 20/MR इज इक्वल इंटू 22.4। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास M जो है ना, या MR, वो आएगा 10 ग्राम्स, और 10 ग्राम्स ही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज यू शुड नो फॉर योर MCQs, जो टेस्ट होती है भाई, कि कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, किस तरह करते हैं। अगर आपके पास एक टेम्परेचर है सेल्सियस में, कन्वर्ट करने हैं आपको फ़ारेनहाइट में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कन्वर्जन करनी है ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फिर आप क्या अप्लाई करोगे कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, ये आपको याद करना है फॉर्मूलाज टू फॉर कन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से अगर आपको एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, -42 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डैश डिग्री सेल्सियस। आपको बेसिकली फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है इनटू सेल्सियस। किस तरह करोगे, अप्लाई करोगे फॉर्मूला, ये वाला। तो 5/9, F क्या दिया हुआ है आपको, -42 -32 हो गया। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका आंसर, -41.1। ठीक है, 1 सॉरी। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ। अच्छा, अब कहता है आपसे यार कि बेंजीन बेंजीन डज नॉट परफॉर्म बेंजीन डज नॉट परफॉर्म ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बी एडिशन रिएक्शन, सी एलिमिनेशन, और डी कंबस्शन। तो अगर आपने बेंजीन के रिएक्शंस पढ़े हो तो आपको पता होगा कि बेंजीन का जो मेन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो होता है बेंजीन में। और ये भी हमने देखा है भाई कि एडिशन भी बेंजीन में होता है। ठीक है, कंबस्शन तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। तो बचा क्या, एलिमिनेशन, ये नहीं होता। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। आई होप क्लियर है। ठीक है,
तो वैसे बेंजीन में आमतौर पे ना एडिशन रिएक्शन भी नहीं होता, लेकिन अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, बेंजीन में। लेकिन एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बेंजीन में। आमतौर पे जो होता है ना रिएक्शन इन बेंजीन, वो कौन सा होता है? ए वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था भाई, ग्लूकोज जो होता है ना और फ्रक्टोज, ये दोनों क्या है आपस में? दे बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप, और ग्लूकोज में होता है एल्डोज ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। जब भी हम ग्लूकोज को बोलते हैं एल्डोज शुगर, और फ्रक्टोज को बोलते हैं कीटोस शुगर, ठीक है। याद रखना है, सही है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब एक और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है भाई कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 4p1, ठीक है। व्हाट इज इनकरेक्ट? ठीक है। ए ग्रुप 4 ए एंड फर्स्ट पीरियड से है ये एलिमेंट। बी ग्रुप 3 ए एंड फोर्थ पीरियड। और सी जो है, इसका एन है, यानी शेल नंबर क्या है? 4, और एल है 1, और डी ऑप्शन दिया हुआ है एम इज इक्वल टू -1, 0 और +1, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दिए मैं, तो इसमें से जो इनकरेक्ट चीज़ है ना, वो साफ जाहिर हो रही है, वो ऑप्शन ए है। क्योंकि ये जो 4p1 है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस शेल में? 1 ना, इन द पी सब शेल। तो ये ग्रुप 4 का तो नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप 4 का नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? कह रहे एलिमेंट विद द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इन स्टेनलेस स्टील इज ए आयरन, बी निकल, सी क्रोमियम, और डी कोबाल्ट। तो याद रखना, स्टेनलेस स्टील के केस में ना, आपके पास जो हाईएस्ट परसेंटेज होती है ना, वो होती है आयरन की, फॉलोड बाय क्रोमियम, फॉलोड बाय निकल, ठीक है। डाउन द लिस्ट परसेंटेज ऑफ स्टेनलेस स्टील, परसेंटेज डिक्रीजेस, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में आपके पास हाईएस्ट परसेंटेज होती है आयरन की, फॉलोड बाय क्रोमियम, फॉलोड बाय निकल। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्रोमियम। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको पता है यार, एक और सवाल आता है। पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट, सॉरी, मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है? सही है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि पोटेशियम, सॉरी मैग्नेट नहीं है,
ये मैंगनेट है, पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो याद रखना, अगर आपके पास पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये होता है आपके पास K2MnO4, और इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना हमेशा कि पर मैंगनेट का मतलब होता है पर मैंगनेट, MnO4 नेगेटिव। और अगर खाली मैंगनेट हो तो इसका मतलब होता है MnO4 नेगेटिव। तो अगर आपके पास होता क्वेश्चन में पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, तो इसका आंसर होता इसका आंसर होता आपके पास खाली KMnO4। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम मैंगनेट है, तो इसका आंसर क्या है? K2MnO4। सही है, विच इज ग्रीन। ठीक है, और पोटेशियम पर मैंगनेट क्या होती है कलर में? इट इज पर्पल। ठीक है, एक और चीज दैट यू शुड नो इन रिगार्डिंग एमसीक्यूज, कि NO3 नेगेटिव जो होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, और NO2 नेगेटिव को हम बोलते हैं नाइट राइट, और जो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं नाइट राइट। ठीक है, तो ये नाम याद कर लो, सही है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, NITRAT, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, सही है, और N3 नेगेटिव नाइट्राइट, सही है। अब एक और सवाल जो बहुत ही कॉमन है, वो ये पूछता है भाई, बेंजीन है, बेंजीन में बताएं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो यार देख लो, एक बार समझ लो कि बेंजीन में आपके पास कुछ इस तरह बनता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। C डबल बॉन्ड, C। सही है, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सही है। और साथ ही हर कार्बन के एक H एटम अटैच्ड होता है। सही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, है ना? अब मुझे बताओ, इस पूरे मॉलिक्यूल में, बेंजीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, ये भी काउंट कर लो। 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, बेंजीन मॉलिक्यूल में। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये क्या बोल रहा है भाई? ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन बताएं, सेकेंडरी हाइड्रोजन इन 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, तो आप क्या करो? पहले आप 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन को ड्रॉ कर लो। इस तरह बनता है, 1 2 3 4, 4 इसमें कार्बन होंगे, CH3, CH3, और 2 और 3 कार्बन पे क्या होगा? मिथाइल ग्रुप होगा। 2 3 डाई मिथाइल है ना, इसलिए। और साथ ही H भी होगा यहाँ पर। तो आप चेक कर रहे हो? हाँ, खुद बताओ मुझे, इस कंपाउंड में कितने आपके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन है? मतलब ये वो हाइड्रोजन है जिनके साथ
जिनके साथ आपके पास जो है वो बेसिकली ये वो हाइड्रोजन्स हैं जो कि अटैच्ड हैं टू अ सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी हाइड्रोजन का मतलब है वो कार्बन्स, वो हाइड्रोजन्स, एटम जो कि सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो मुझे बताओ कि इन इस पूरे मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में आपके पास कितने सेकेंडरी कार्बन्स हैं? तो सेकेंडरी कार्बन्स वो कार्बन होते हैं, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होते हैं दैट इज अटैच्ड टू टू आर ग्रुप्स, मतलब टू मिथाइल या फिर इथाइल या एसेट्रा, इस तरह के ग्रुप से अटैच्ड हो। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो मुझे बताओ कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन ऐसे हैं जो कि दो आर ग्रुप से अटैच्ड हो? क्या ये कार्बन दो आर ग्रुप से अटैच्ड है? नहीं, ये तो एक आर ग्रुप से अटैच्ड है। तो ये तो नहीं है सेकेंडरी कार्बन। क्या ये है? नहीं, ये भी एक कार्बन से, ये भी एक आर ग्रुप से अटैच्ड है। और क्या ये कार्बन है? नहीं, ये भी एक आर ग्रुप से अटैच्ड है। क्या ये कार्बन है? नहीं। तो बचते हैं हमारे पास दो कार्बन जो कि आर ग्रुप से, दो आर ग्रुप से अटैच्ड है। अगर इसकी बात करें तो ये एक तरफ इस पूरे आर ग्रुप से अटैच्ड है मिथाइल से, और एक तरफ आपके पास इस आर ग्रुप से अटैच्ड है पूरे। ठीक है, सही है। आई होप क्लियर है। अगर इसकी बात करें तो ये भी एक तरफ इससे और एक तरफ इससे अटैच्ड है। तो ये दो कार्बन्स जो हैं ये क्या हैं? सेकेंडरी कार्बन्स। तो जो हाइड्रोजन इन कार्बन से अटैच्ड होगी ना, वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी हाइड्रोजन, जो क्या है ये वाली हाइड्रोजन और ये 1 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल्कि इसमें हम गलती कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ क्या है बेसिकली, कि सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो सिर्फ दो आर ग्रुप से अटैच्ड हो। तो अगर हम बात करें, हमने गलती कर दी आइडेंटिफाई करने में। अगर हम लेट से बात करते हैं इस कार्बन की, अगर हम लेट से बात करते हैं इस कार्बन की, तो इस कार्बन के साथ हमारे पास कितने आर ग्रुप्स अटैच्ड हैं? देखते हैं। एक तो ये रहा पूरा मिथाइल ग्रुप 1, एक ये रहा 2, और इसके अलावा इसके साथ ये पूरा जो है ना, ये भी एक आर ग्रुप है 3। तो इस कार्बन के साथ हमारे पास तीन आर ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो देयर फॉर ये सेकेंडरी कार्बन नहीं है। अगर हम इसकी बात करें इस कार्बन की, तो इसके साथ कितने आर ग्रुप्स अटैच्ड हैं? एक तो ये रहा मिथाइल ग्रुप 1 हो गया, एक ये रहा 2, और एक पूरा ये रहा 3। इसके साथ भी हमारे पास तीन आर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, देयर फॉर इट इज नॉट सेकेंडरी। ठीक है, इट इज टर्शरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपाउंड में हमारे पास एक भी सेकेंडरी कार्बन नहीं है। तो मतलब क्योंकि सेकेंडरी कार्बन नहीं है, तो देयर फॉर देयर आर नो सेकेंडरी हाइड्रोजन एज वेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, आपको ऑप्शन में दिया होगा डी, नन। ये इसका आंसर होगा, देयर आर नो सेकेंडरी हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल एमसीक्यू आता है, टेस्ट होता है आपके पास, कि पूछता है नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके पास किस मैकेनिज्म में होता है? किस मैकेनिज्म में आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है? ऑप्शन दिए मैं आपको, इन SN1, बी SN2, सी E1, और डी A एंड C। तो इसका आंसर क्या है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है इन SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है ना, एक और सवाल आता है कि भाई ये कम
एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। तो इस फॉर्मूले से आपके पास जो है, अगर आप इफ़ यू वांट टू मेक अल्कीन, तो कौन सा अल्कीन बनेगा? पेंटईन। अगर आपको इसी फॉर्मूले से अल्केन बनाना है, अल्केन, तो क्या बनाओगे आप? इट विल बी अ साइक्लोपेंटेन। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अल्कीन पेंटीन बनेगा इस केस में, और अल्केन कौन सा बनेगा? साइक्लो अल्केन, यानी साइक्लोपेंटेन। ठीक है। और ये दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे के क्या है? दे आर आइसोमर्स। अच्छा अच्छा, इसके अलावा ना एक प्रॉपर्टी होती है जो जो पूछता है आपसे डेफिनेशन उसकी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो बेसिकली आपके पास कंसंट्रेशन से पर डिपेंड करती है। ठीक है। ये मतलब है ना इस बात का, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो इसकी इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ना, हमारे पास एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है जो हम पढ़ चुके हैं अभी इसी वीडियो में। कौन सी कौन सी एग्जांपल है? वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है आपके पास? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन में। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। अब आपके पास एक और चीज़ है भाई, पूछता है आपसे कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। तो बेसिकली क्या होता है फैटी एसिड? इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल आता है एमसीक्यू, कि ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक दैट डज नॉट दैट डज नॉट कंटेन एनी metallic एलिमेंट इज। तो पी ब्लॉक का वो ग्रुप जिसमें आपके पास एक भी मेटालिक एलिमेंट नहीं है, वो क्या होगा? ऑप्शन दिए में 7A ग्रुप है प्योर टेबल में, या ऑप्शन बी ग्रुप 5 है, या ग्रुप C, ऑप्शन C ग्रुप 0 है, यानी ग्रुप 8 8 है। जीरो को हम एक और नाम बोलते हैं, ग्रुप 8 है, 8 है, सही है। या डी, ऑप्शन A एंड B। तो इसका आंसर क्या है भाई? कि ग्रुप 0 या ग्रुप 8A वो वो ग्रुप है पी ब्लॉक में जिसके अंदर एक भी आपके पास मेटेलिक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो याद रखना, हमने पढ़ा था अभी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट सेल्फ। सही है। तो अब अगर हम बात करें ना, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 7, नेगेटिविटी इन ग्रुप, बात हो रही है अभी किसकी? ग्रुप 7A की। तो ग्रुप 7A में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो कौन सा है? फ्लोरीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। फॉलोड बाय आयोडीन। सही है। इस तरह है। ठीक है। तो याद रखना, फ्लोरीन जो है ना, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रो इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। इस ग्रुप का तो है ही, लेकिन पीरियोडिक टेबल में पूरे इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि पता होगा आपको
ये पूछता है आपसे कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं ये भी कि भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये कौन सा लॉ है? इसको हम बोलते हैं हेसिस लॉ। ठीक है। इसके अलावा एक और एमसीक्यू आता है कि व्हेन अ फाइन होल व्हेन अ फाइन होल ग्लास ट्यूब इज immersed in the water level, in the water level the water level increases. It is said to be, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इट इज said टू बी कि जब भी हम किसी फाइन होल ग्लास ट्यूब में को डालें पानी में, तो पानी का जो लेवल होता है उस ग्लास ट्यूब में इंक्रीज कर जाता है। तो इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी वेपर प्रेशर, ऑप्शन डी नन। तो आंसर क्या है? कैपिलरी एक्शन। ठीक है। आई होप क्लियर है। इसके अलावा एक और आपके पास एमसीक्यू आता है रिगार्डिंग ग्राम्स लॉ। तो याद रखना, ग्राम्स लॉ हम शायद पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट्स में कि ग्राम्स लॉ जो है, ये लॉ है बेसिकली फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है। इसके अलावा आपसे ये पूछता है यार कि आपको दिया हुआ कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 1s2 2s2 2p(x1) 2p(y1) 2p(z1). सही है। और पूछ रहा है भाई बताएं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किस एलिमेंट की है। ऑप्शन दिए हुए आपको नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन और डी नन। तो काउंट कर लो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स। 2 4 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास नाइट्रोजन में। ठीक है। इसके अलावा एक और आपके पास डेफिनेशन आती है ऑफ बफर सोल्यूशन। ये क्या होता है बफर सोल्यूशन? तो इट इज बेसिकली अ सोल्यूशन दैट टेंड्स टू मेंटेन its pH with small amount of acid and base। ठीक है। ये वो सॉल्यूशन होता है that tends to maintain its pH, sorry, when a small amount of acid and base are added to it। ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन है ऑफ बफर सॉल्यूशन, जो कि पूछता है एग्जाम्स में, एमसीक्यू में। ठीक है। एक और सवाल आता है भाई कि जो एआई, सॉरी, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल है, ये करोड क्यों नहीं करता? वाई डज इट नॉट करोड? तो इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर। ठीक है। ये सिंपल सा आंसर है कि एल्यूमिनियम इसलिए करोड नहीं करता क्योंकि जब भी ये हवा से रिएक्ट करता है ना, तो इसके अराउंड एक लेयर बन जाती है ऑफ Al2O3 विच प्रिवेंट्स रस्टिंग। ठीक है। जिसकी वजह से करोड नहीं करता। सही है।
आई होप क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि बार बार पूछता रहता है एनईडी के एग्जाम में, ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या बनता है? सिंपल याद रखना, इट इज यूज टू मेक HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे पास मशहूर एसिड है, पिक्रिक एसिड। इसका बहुत पूछता है वो एग्जाम्स में, कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो याद रखना फॉर्मूला क्या है इसका, 246। नाम क्या है इसका, केमिकल नाम 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और इसके हमारे पास डायग्राम किस तरह बनती है ये भी देख लो। ये बेंजीन है। बेंजीन पे आपने यहाँ पे OH आ गया, फिनॉल बन गया। ये आ गया फिनॉल, बन गया फिनॉल। और इसके कार्बन नंबर 1, 3 और 6 पर आपने अटैच कर दिए NO2। तो क्या बन गया आपके पास, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी पिक्रिक एसिड। ठीक है। एक और चीज पूछता है भाई आपसे, रिगार्डिंग रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड्स ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये भी बहुत मशहूर टॉपिक है इन एग्जाम्स। इसके सवाल अक्सर रिपीट होते रहते हैं रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो याद रखना कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है। when an R group is attached to a magnesium which is attached to a halide। सही है। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है ऑफ द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है। इसमें एक आर ग्रुप होगा जो कि अटैच होगा विद अ मैग्नीशियम, और वो अटैच होगा विद अ हैलाइड, यानी ग्रुप 7 का आयन। इसको हम बोलते हैं हैलाइड। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आया जो कि आता है कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बी अल्कोहल, सी कार्बोक्सिलिक एसिड, डी नन। तो जाहिर सी बात है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या है भाई, क्योंकि आर क्या था, एक अल्काइल ग्रुप ना। अल्काइल होता है मतलब मिथाइल या इथाइल, इस तरह होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या है, एक इट इज अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल करता है आपसे कि आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, 3A+2B इज C। ठीक है। अब कहता है भाई इस रिएक्शन का आप Kc का एक्सप्रेशन फाइंड करो। तो Kc हम किस तरह निकालते हैं, पता होगा आप लोगों को। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो कोफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है, पावर। ठीक है। ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन ऑफ Kc। इसके अलावा पूछता है भाई कि एक टर्म होती है आपके पास एलोट्रॉपी। इसका मतलब क्या होता है? तो एलोट्रॉपी मींस डिफरेंट फॉर्म क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है। कि एक डिफरेंट फॉर्म है ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है। आई होप क्लियर है। इसके अलावा एक और हमारे पास एक टर्म है, इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या होती है ये भी याद कर लो। इसमें और एलोट्रॉपी में क्या फर्क है ये देख लो।
कि आइसोमॉर्फिज्म मींस अ क्लोज सिमिलैरिटी इन द क्रिस्टलाइन structure of two or more substances of different chemical composition is known as आइसोमॉर्फिज्म। देखो, आइसोमॉर्फिज्म में आपके पास केमिकल कॉम्पोजिशन ही डिफरेंट होती है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है, क्लोज सिमिलैरिटी। जबकि एलोट्रोपी में आपके पास केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होती है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आता है भाई कि पॉलीइथीन क्या है यार? पॉली इथाइलिन बोलो या पॉलीइथीन बोलो, एक ही बात है। तो इट इज बेसिकली एन एडिशन पॉलीमर। ठीक है, इसके अलावा एक और सवाल आता है भाई कि फेलिंग्स सॉल्यूशन जो है, फेलिंग्स सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है भाई कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पास पूरा फॉर्मूला है ऑफ द फेरिंग सोल्यूशन। और ऑब्वियसली इसमें NaOH जो है ना, इट इज यूज्ड टू मेक सोल्यूशन अल्कलाइन। ठीक है, और आपको पता है भाई फेरिंग सोल्यूशन क्या है? फेरिंग सोल्यूशन आपके पास, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड्स, यानी CHO ग्रुप जो है ना, इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रेजेंस को, ओनली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और एसिड है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड वो एसिड है, इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथानोइक एसिड, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 कार्बन। ठीक है, ये इसका कॉमन नाम है, आमतौर पे जो बोला जाता है। कॉमन नेम क्या है फॉर्मिक एसिड, केमिकल नेम क्या है? मिथानोइक एसिड, यानी HCOOH।